हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल है। वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। मेरे भाई, ये जो लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 27 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम, जो टफेस्ट शिफ्ट था मेरे भाई, शानदार विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो पूछा था 27 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो अक्सर पिछौला झील, उदयपुर के किनारे स्थित बागोर की हवेली में या फिर झीलों के किनारे आयोजित उत्सवों में प्रमुखता से किया जाता है। तो आपका भवई डांस था। ऑप्शन सी मेरे भाई आपका सही था। बागोर की हवेली, जो पिछौला झील उदयपुर को बोला जाता है, पिछौला झील उदयपुर में है, बागोर की हवेली पिछौला झील को बोला जाता है और पिछौला झील उदयपुर में है। शाम को होने वाली प्रसिद्ध लोक नृत्य शो धरोहर है, जिसमें घूमर, कालबेलिया, भवई, जिसको मटका नृत्य बोलते हैं, कठपुतली नृत्य, इस तरह से मटका नृत्य, कठपुतली नृत्य और 13 ताली जैसे कई राजस्थानी लोक नृत्यों का रंगारंग प्रदर्शन होता है, जो राजस्थान की संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था मेरे भाई, और ये सारा नृत्य आप याद कर लीजिएगा, राजस्थान से जुड़ा हुआ सब नृत्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कैगा आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा और मल्लापुर बिरजे गांव में स्थित है। यह काली नदी के बाएं तट पर स्थित कांद्रा बांध से 15 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है और ये बिजली प्रदान करती है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी को ये बिजली प्रदान करती है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिचालन देख लेते हैं। तो आपका है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, गुजरात में है। आपका 440 मेगावाट की ऊर्जा आपको देती है, एम भी यहाँ लिख देते हैं मेगावाट की। चलिए, आपका कल्पक्कम है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये भी आपका तमिलनाडु में है, 440 मेगावाट बिजली देती है। चलिए, आपको नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1991 में उत्तर प्रदेश में आपका हुआ था और ये 440 ये भी मेगावाट यूनिट बिजली देती है। चलिए, ये जो आपका ऑपरेटर है NPCEL, NPCIEL, इस तरह से ये आपका सब ऑपरेटर का नाम है। और यहाँ कैगा जो आ गया 2000 ईस्वी में, जिसकी स्थापना हुई थी, कर्नाटक में 880 मेगावाट बिजली देती है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन है राजस्थान में, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, 1180 मेगावाट बिजली देती है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, महाराष्ट्र में है, 1400 मेगावाट बिजली देती है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, तमिलनाडु में है, 2000 मेगावाट बिजली देती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पूछा था, जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इन विच लैंग्वेज वेयर द जातका टेल्स ओरिजिनली रिटेन? तो आपका ये पाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पाली भाषा में लिखा गया था मेरे भाई। जातक कथा जो है बौद्ध धर्म के लोगों का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 500 से अधिक कथाएं हैं और पाली की प्राचीन भारतीय भाषा 15 ग्रंथों का 10वां ये ग्रंथ है आपका जातक नामक साहित्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक चीज और है कि जातक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो त्रिपिटक का दूसरा या बौद्ध पाली ग्रंथ से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता,
रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसकी योजना का काल था 1974 से 1978, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ यानी निर्धनता उन्मूलन पर सबसे अधिक जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, और कृषि और रक्षा क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाना और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका आंसर था पीसी महालनोबिस मॉडल। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर था मेरे भाई। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। 1956 से 1961 तक ये चला था महालनोबिस मॉडल में। तो ये अगर डिटेल्स चाहते हैं तो पूरा यहाँ देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, करगम किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? करगम इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आपका करगम हो गया तमिलनाडु का। करगम आपका तमिलनाडु का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। करगम जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक और लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसे वर्षा की देवी मरियम्मन को समर्पित किया जाता है। और इसमें नर्तक अपने सिर पर पानी से भरे सजे धजे बर्तन, उसी को करगम बोलते हैं, को संतुलित करते हुए नाचते हैं, जो उनके अद्भुत संतुलन और कौशल को दर्शाता है। जिस तरह से ये देख सकते हैं सिर पे पूरा ऐसे कलश टाइप में रखे हुए हैं मेरे भाई, इस तरह से रखे हुए हैं। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य भी देख लेते हैं। तमिलनाडु का करगम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कोल्टम हो गया और कुम्मी हो गया। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, भवई, चरी नृत्य। असम का हो गया बिहू, सत्रिया तो आसाम का भी है, आसाम का तो है ही, और सत्रिया बिहू आसाम का भी है। बगरुम्बा, झूमर नृत्य, ये सब असम का है। हरियाणा का जो है झूमर, फाग नृत्य, धमाल, खोरिया नृत्य, ये सब आपका हरियाणा का है। तो ये सब भी याद रखेंगे, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया, थोड़ा सा इधर था, रिपीट हो गया है थोड़ा ये। चलिए अगला प्रश्न जो था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर राज्य परिषद की स्थापना से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल? तो ये आपका राइट आंसर था आर्टिकल 263। आपका ऑप्शन बी राइट था मेरे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी है, देख लीजिए। सबसे पहले आप 263 ही देख लीजिए। अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 263 कहता है। अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करता है, 245। और 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु यानी 7वीं सूची में जो सम्मिलित है ये बनाती है। और 248 बोलता है अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। चलिए रेसिड्यूरी पावर्स संसद के पास है। और उसके बाद अनुच्छेद 249 कहता है राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति है। 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णयन हो। और 280 जो है आपका फिनांस कमीशन से है, वित्त आयोग की स्थापना से है 280। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने का बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसका परिवहन किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का परिवहन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है, जो गुजरात के हजीरा से भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्रों, बिजली उत्पादन और अन्य उद्योगों को गैस आपूर्ति करती है। तो इस तरह से पूरा इसका लोकेशन है, महाराष्ट्र से इस तरह से होते हुए पूरा गुजरात होते हुए जाती है मेरे भाई। चलिए
आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से आपका था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इस कीवर्ड शॉर्टकट कीवर्ड का नाम है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। कंट्रोल+K या हाइपरलिंक इंसर्ट करने का यूनिवर्सल शॉर्टकट है। माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट के अनुसार इसका उपयोग चयनित टेक्स्ट या इमेज को किसी वेबसाइट या अन्य फाइल से जोड़ने में किया जाता है। कंट्रोल+H का प्रयोग, इसका उपयोग फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल+L का प्रयोग टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो आपका कंट्रोल+X इक्वल टू हाइपरलिंक, ये आपका शॉर्टकट है हाइपरलिंक डालने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, भारत के किस नियामक निकाय ने 2025 से सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP लागू करना अनिवार्य कर दिया है? तो आपका ये ट्राई किया है। ट्राई ने निर्देश दिया है कि फोन की स्क्रीन पर कॉलर का वास्तविक KYC नाम दिखाई देनी चाहिए। ये आपका ट्राई के अनुसार किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के तहत और भारतीय विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग DOT ने मिलकर 2025 से सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को अनिवार्य किया गया है, जिसका उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी कॉल को रोकने के लिए KYC सत्यापित कॉलर का नाम दिखाना है और इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जा रहा है ताकि यह मार्च-अप्रैल 2026 तक देशव्यापी हो जाए। तो यहाँ से आपका हर नंबर का फ़ोन आने से पहले उसका जो रियल नेम है जिसके थ्रू सिम को KYC कराया गया है वो नाम देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक अधिकार कब प्रदान हुए? When did the Securities and Exchange Board of India SEBI gets statutory powers? तो आपका ये हो गया स्टैट्यूटरी पावर हो गया 30 जनवरी 1992 को। चलिए स्थापना जो हुई थी, सेबी की स्थापना मूल रूप से 12 अप्रैल 1988 को गैर वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। वैधानिक दर्जा जो मिला इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत कानूनी रूप से लागू किया गया। मुख्यालय इसका है मुंबई में। चलिए स्टैट्यूटरी पावर जो होता है कानूनी रूप से, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वार्क लोकेटेड? तो आपका हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में ट्राम्बे मुंबई में हुई थी। पहले इसे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में वही मतलब भाभा परमाणु केंद्र के घर में 8 अनुसंधान रिएक्टर है, उसके नाम से जाना जाता है। अप्सरा 1 मेगावाट का स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर है। साइरस जो है 40 मेगावाट का रिएक्टर है। ध्रुव है 1 मेगावाट उच्च शक्ति परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। जर्लिना, पूर्णिया फर्स्ट, पूर्णिया सेकेंड, पूर्णिया थर्ड और कामिनी यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वाधान में आता है। तो इस तरह से 8 अनुसंधान रिएक्टर लगे हुए हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? विच रूलर इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स? तो ये मोहम्मद गजनबी गजनी का राजा था जिसने 791 से 1030 तक शासन किया। वह सुबक्तगीन का पुत्र था। भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर गजनबी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया था, उसके बाद मर गया था, नहीं तो फिर यह और आक्रमण करता। दरअसल गजनबी ने भारत पर 17 बार हमला किया। इसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था यहाँ की संपत्ति को लूटना। 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ था। 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने पहली बार आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर आक्रमण किया।
भारत ने हिंदू शासक जयपाल को, भारत बोल रहे हैं, गजनी ने हिंदू शासक जयपाल को हराया, जिसने बाद में खुद आत्महत्या कर ली और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। तो ये आपका गजनी था। 1025 में सोमनाथ मंदिर में करीब 20 लाख रुपए की सोने चांदी लूटी। उस समय के हिसाब से ये अनगिनत रुपये थे, इनफाइनाइट रुपीस था मेरे भाई, जो गजनी लूट कर लेके गया था अपने भारत से। चलिए, इसलिए 17 बार वो लूटा था। इसके बाद भी भारत सोने का ही चिड़िया था, लेकिन फिर आते गया और पूरा झोली खाली करते गया मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, किस शहर को एशिया का डेट्राइट कहा जाता है? विच सिटी इज नॉन एज द डेट्राइट ऑफ एशिया? तो आपका चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। यह फोर्ड, हुंडई, निशॉन या रेनॉल्ट, डैटसन और रॉयल इनफील्ड जैसे प्रमुख कार निर्माता कंपनियों के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माण सुविधा का केंद्र है चेन्नई। इसके अलावा चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई को बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो पर कैपिटा इनकम फॉर्मूला इस तरह से है, टोटल इनकम ऑफ एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुल आय वटा कुल जनसंख्या। आप ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए, डिटेल्स पढ़ना है तो यहाँ डिटेल्स दिया गया है, आप आगे भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में भारतीय न्याय संहिता BNS कब लागू हुई? व्हेन डिड द भारतीय न्याय संहिता BNS कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया? तो यह आपका 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई थी। भारतीय न्याय संहिता BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह ली है। इसके साथ ही 2 अन्य नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA भी 1 जुलाई 2024 से ही प्रभावी हो गए हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, यदि किसी वस्तु का वेग 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? If the velocity of an object is increased by 1.5 times, by how many times will its kinetic energy increases? तो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 2.25 गुना बढ़ जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ मणिपुर? तो ये आपका राइट आंसर थे अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला आपके राइट आंसर है मेरे भाई। अजय कुमार भल्ला ये हैं और देश के PM हैं। चलिए देख लेते हैं, राज्य में कुछ नए राज्यपाल और पूर्व राज्यपाल जो बदले गए हैं माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, तो 4-5 मैंने डाल दिया है, वो भी देख लीजिएगा। मणिपुर के नए राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। इसके पहले थे अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके का जगह लिया है अजय कुमार भल्ला साहब ने। केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो आरिफ मोहम्मद खान का जगह लिए हैं, और इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, ये बिहार में थे, इनको भेज दिया गया केरल और आरिफ मोहम्मद को भेज दिया गया बिहार। बिहार के भी आरिफ मोहम्मद खान हैं और पहले थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ओडिशा के हैं हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति, जिसके पूर्व राज्यपाल थे उड़ीसा के रघुवर दास। रघुवर दास के जगह हरिबाबू कंभमपति को बनाया गया है। मिजोरम के पहले राज्यपाल थे हरिबाबू कंभम, उनके जगह जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को मिजोरम के नए राज्यपाल बनाया गया है, डॉक्टर विजय कुमार सिंह को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आपका 11th शेड्यूल आपका जोड़ा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 73वें में।
73वें संशोधन में ग्राम सभा को पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकलित किया गया, जो राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करती है। 73वें संशोधन 1992 ने संविधान का एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक पंचायत है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करने के लिए एक नई 11वीं अनुसूची शामिल करी गई है। तो इस तरह से आपका 11th अनुसूची 11वीं शेड्यूल आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका था, एक पेड़ माँ के नाम योजना किस से संबंध है? तो इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर करी थी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया भी जाता है, इसको भी याद रखेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, माताओं को श्रद्धांजलि के लिए और सामूहिक भागीदारी के लिए ये एक पेड़ माँ के नाम योजना चलाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, निम्नलिखित में से किस जगत किंगडम के जीवों में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज? तो इसका राइट आंसर था जगत, पादप जगत, है ना, पादप जगत इसका राइट आंसर था। पादप जगत ऑप्शन बी, सॉरी पादप कवक ये है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप जगत जो है पौधे की कोशिका भित्ति के मुख्य रूप में सेल्यूलोज से बनी होती है। यह आपका उसी एनसीईआरटी बुक से है मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ। जगत कवक जो है इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जगत मोनेरा जो है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। जगत एनिमेलिया जो है इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पूछा था जीवों में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पादप जगत में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, जनसंख्या की जन्म दर बर्थ रेट को कैसे परिभाषित किया जाता है और यह किससे संबंधित है? हाउ इज द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन डिफाइंड एंड व्हाट डज इट रिलेट टू? तो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, थोड़ा सा छोटा करना होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1000 व्यक्तियों पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या जनसंख्या वृद्धि दर बताती है। चलिए इस तरह से 2000 ईस्वी से 2025 ईस्वी का ये ग्राफ आपका है, बर्थ रेट ग्राफ मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, सौर मंडल के किस ग्रह या चंद्रमा पर सबसे अधिक ज्वालामुखी गतिविधि होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जुपिटर्स मून पर। जुपिटर्स मून पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति का चंद्रमा हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय पिंड है। इसमें सैकड़ों ज्वालामुखी, जिनमें से कुछ से निकलने वाला लावा दर्जनों मील की ऊंचाई तक जाता है। हालांकि शुक्र जो है पर किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सबसे अधिक ज्वालामुखी है, लेकिन समग्र रूप से सबसे अधिक सक्रिय है। तो इस तरह से आपका जुपिटर का मून आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा था, संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत क्या कहता है? विशेष बहुमत को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक होना चाहिए। तो विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए लघु संविधान जो कहा जाता है, 42वां संशोधन 1976 शामिल है, जिसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है।
और 44वां संशोधन 1978, जिसे 42वें संविधान के कुछ प्रावधानों को उलट दिया गया है। तो लघु संविधान बोलेगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एससी, और ये अनुच्छेद 226 हो जाएगा एचसी, हाई कोर्ट अनुच्छेद जारी करता है, रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 और 226 के थ्रू आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरे भाई। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन इन्फोर्समेंट के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो यहाँ इससे भी क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 226 क्या कहता है? यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को न केवल मौलिक अधिकार बल्कि किसी भी अन्य कानून अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिससे इसका दायरा सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक हो जाता है। तो 226 का ये कहना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, शरीर का कौन सा ऊतक ऑर्गन्स और अंग प्रणालियों ऑर्गन सिस्टम्स को एक साथ बांधने और सहारा देने के लिए जिम्मेदार है? विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइंडिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम टुगेदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के अंगों और अंग प्रणालियों को एक साथ बांधने और सहारा देने के लिए मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक जिम्मेदार होता है, जो हड्डियों यानी अस्थि, उपास्थि, वसा, रक्त और लिगामेंट्स यानी स्नायु जैसे विभिन्न रूपों में पाया जाता है और संरचनात्मक सहायता, सुरक्षा और अंगों को जोड़ने का काम भी करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू इस प्रकार से है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, स्क्रम शब्द मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका रग्बी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्क्रम शब्द मुख्य रूप से रग्बी खेल से संबंधित है। यह खेल को फिर से शुरू करने के लिए एक विधि है जिसमें दोनों टीमों के फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद पर कब्जा पाने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध सिर झुकाकर और बाहें फंसाकर धक्का देते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से मेरे भाई। चलिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला एजाइल फ्रेमवर्क स्क्रम भी इसी रग्बी शब्द से प्रेरित है, जो टीम वर्क और सहयोग के महत्व को दर्शाता है। तो स्क्रम शब्द आपका रग्बी से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछा था। तो ये आपका है 10 को मल्टीप्लाई किया है, 20 से फिर 3 जोड़ा है, तो आपका हो गया 203। उसी तरह से 14 को करेंगे इसका डबल से 10 का डबल किया था 10 मल्टीप्लाई 2, तो इसका भी डबल करेंगे 14 को 28 से और उसमें 3 जोड़ देंगे, तो आपका 392 प्लस 3 हो जाएगा 395, है ना। 28 चौके बलोतल से के हाथ में 2, 11 बचेगा। 28 और 11 आपका 39 हो जाएगा, उसमें 3 जोड़िएगा तो 395 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, साइकिल का टायर अचानक फटने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर अ सडन बाइसिकल टायर बर्स्ट? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। ऑप्शन डी आपका है। क्या कह रहा है? अत्यधिक हवा का दबाव, ये भी है। टायर की क्षमता से अधिक हवा भरने पर गर्मी के कारण हवा फैलती है और टायर फट सकती है, ये बात सही है। दूसरा जो आपका है, टायर का घिस जाना या कट जाना। टायर की रबर पतली होने या उससे कोई कट होने की वजह से वह दबाव झेल नहीं पाता, जिसके कारण फट जाता है, ये भी सही है। रिम का गर्म होना, लंबे समय तक ब्रेक लगने से घर्षण यानी फ्रिक्शन जो पैदा होते हैं, जिससे ट्यूब गर्म होकर फट जाती है, ये भी सही है। मतलब तीनों का तीनों आपका सही है। वैज्ञानिक कारण साइंटिफिक रीजन क्या है वो भी आप देख लीजिएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, हु बिल्ट द फेमस सोर टेम्पल एंड रॉक कट्स मोमेंटस एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध तट मंदिर जिसे सोर मंदिर कहा जाता है, रॉक कट स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। 7वीं से 8वीं ईस्वी में किया गया था पल्लव राजवंश के द्वारा, और ये कांचीपुरम में यहाँ स्थानांतरित करके एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और कला केंद्र बनाया था, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर जैसे पंचरथ, संरचनात्मक मंदिर जैसे तट मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो यही है आपका सोर मंदिर महाबलीपुरम का, जो पल्लव राजवंश नरसिंह प्रथम और नरसिंह द्वितीय के द्वारा, क्या था, पल्लव राजा नरसिंह और नरसिंह द्वितीय प्रमुख है, इन लोगों के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? तो इसमें गूगल आपका सर्च इंजन है, विंग आपका सर्च इंजन है, याहो आपका सर्च इंजन है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है एक वेब ब्राउजर है। तो ये राइट आपका आंसर हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स मेरे भाई। चलिए यहाँ डिटेल्स दे दिए। गूगल, बिंग एंड याहो सर्च इंजन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है, बट मोजिला फायरफॉक्स एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग उन वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें देखने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पहले वाले शिफ्ट में भी बहुत बार पूछा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोड द बुक टाइटल्ड अर्थशास्त्र? तो चाणक्य या कौटिल्य उन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम है मेरे भाई। तो इनके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित राज्य प्रशासन, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य प्राचीन भारतीय विद्वान, शिक्षक और मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। अर्थशास्त्र शासन, राज्य प्रशासन, युद्ध राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र पर एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है चाणक्य का ये अर्थशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? वाई द बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेटेड? तो बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा के दिन को त्रिविध पावन दिवस, ट्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि इसी तिथि को भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं, उनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में मृत्यु, तीनों इसी दिन हुआ था। इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उनके हिसाब से ये इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये सही बात है। इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी सही बात है। इसी दिन गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी उपर्युक्त सभी आपका ऑप्शन डी राइट है मेरे भाई। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक मेरे भाई। एक गुजारिश है कि ये सब करने में, सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा लगता है मेरे भाई, लेकिन जो एक्सपेक्ट करते हैं उतना ना लाइक आता है ना व्यू आता है, और चैनल भी सब्सक्राइब आप लोग करना ना भूलिए मेरे भाई। अगर आप हमें हिम्मत देंगे तो हम एक से एक कंटेंट, एक से एक बढ़कर चीज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बस यही कहूँगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमें हौसला दीजिए, और फिर हम आपको हौसला देंगे आगे बढ़ने के लिए। जितना ज़रूरी चीज़ हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा मेरे भाई। तो चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप अपने माँ पिता का सपना पूरा करें, और अब की बार वर्दी हमार का भी नारा अपने पास, अपने दिल में जो दबा के रखना है उसको रखिए, और एग्ज़ाम में एकदम निकाल देना है, और आराम से ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़ना है मेरे भाई। धन्यवाद।